Hello guys, welcome back to my channel Made UPSC Easy by Prince Bansal। तो अब हम धीरे धीरे पॉलिटी के थोड़ा मतलब एंड के करीब आते जा रहे हैं। ऑल्दो पॉलिटी कोई ऐसे 15-20 वीडियो में आने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बट यूट्यूब की लिमिटेशन है। अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस डालूंगा ना तो आप वो कम्प्लीटली देख पाओगे ना वो पूरी तरह से समझ पाओगे। इट नीड्स एट लीस्ट 1.5 month और मिनिमम 1 month टू complete this subject, but still we have certain limitations, so only 2 or 3 more videos are left. We will be going with that. So आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो लाइक द जुडिशरी ऑफ इंडिया, लाइक हाउ जुडिशियल सिस्टम वर्क्स। तो जैसा कि आप सबको पता है भैया, देखो इंडिया की जो जुडिशरी है वो एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। यानी कि जैसे जो यूएस की अगर जुडिशियल सिस्टम की हम बात करें तो वहां पे जो जुडिशरी है वो 2 लेवल्स पे काम करती है। एक तो पर्टिकुलर जो स्टेट की जुडिशरी है वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, मतलब जो भी वहां का पर्टिकुलर कोर्ट होगा, और एक उसमें एक सुप्रीम कोर्ट होगा स्टेट का। और सिमिलरली जो ऑल ओवर यूएसए का एक अपना एक अलग सुप्रीम कोर्ट होगा। तो उसमें 2 लेवल्स पे काम करता है, पर इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड है। यानी कि बेसिक्स पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, उससे ऊपर हाई कोर्ट्स होंगे और उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे लोअर कोर्ट रहेंगे, उससे ऊपर हाई कोर्ट रहेगा और उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो जुडिशरी के अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 से लेके 147 में इसकी एक्सप्लेनेशन हमें दी गई है। पर्टिकुलरली पार्ट 5 है, ये तो यूनियन के अंडर आता है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं समझाने वाला। अगर हम फंक्शंस की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर और वो एक प्राइमरी प्रोटेक्टर की तरह भी काम करता है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील रहता है, इससे ऊपर हमारे पास कोई भी कोर्ट ऑफ अपील नहीं है। लाइक जैसे हाई कोर्ट जाए, पहले जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, फिर उससे ऊपर हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हमारे पास कुछ कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी नहीं है जिसपे हम यहाँ पे केस में अपनी अपील डाल सके। सो नेक्स्ट है फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल इंटरप्रिटेटर है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। और ये एक्ट एज ए एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट भी करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आज मैंने यहाँ पे नई चीज स्टार्ट करी है। आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग ऑन पीपीटी। ये बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि भी भैया आप लिखते नहीं हो तो हम बोर हो जाते हैं सुनते सुनते। कब तक सुने, आप थोड़ा लिखना शुरू करो। तो मैंने आज इस पे रिसर्च करी और देखा भैया कि कैसे लिखा जा सकता है। ऑल्दो आई हैव जस्ट स्टार्टेड इट, वी विल इंश्योर कि भी भैया बीच में ऐसी कोई डिस्टरबेंस ना आए। तो थोड़ी आज ऊपर नीचे हो रहा है ये, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भैया ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर ये किसी भी हाई कोर्ट में जज होने चाहिए 5 साल से 5 साल से ऊपर, या उस हाई किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल के प्रैक्टिस होने चाहिए उसको। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज, या तो 5 साल हाई कोर्ट के जज हो या 5-10 साल की उनकी प्रैक्टिस हो किसी भी हाई कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया, या वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट। इन दोनों में से कोई भी एक उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी द जज इन द सुप्रीम कोर्ट। अगर हम इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना काफी ज्यादा एक ऐसा टॉपिक रहा है जिसमें आपस में सबको क्लैश देखने को मिले हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, अगर 1950 से 1973 की बात करें तो जो तो 1973 से पहले क्या होता था, 1973 से पहले ऐसा चलता था कि जो गवर्नमेंट है वो जो टॉप मोस्ट जज है, यानी कि जो अर्लियर चीफ जस्टिस है और जो गवर्नमेंट है, दोनों मिल करके जो टॉप मोस्ट जज है उसको चीफ जस्टिस, नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देते थे। ये कन्वेंशन एक चलती आ रही थी। यहाँ पे आप इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि भी जो टॉप मोस्ट सीनियर मोस्ट जज है
वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाते थे। लेकिन 1973 में क्या हुआ, एक ए एन रॉय नाम के व्यक्ति हुए, उस टाइम इंदिरा गांधी के टाइम में। इंदिरा गांधी ने क्या किया, तीन सीनियर मोस्ट जज को सरपास करके ए एन रॉय साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। अगेन 1977 में सिमिलर थिंग चीज हुई कि एक जस्टिस चीफ जस्टिस को अपने सीनियर को सरपास करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो इससे क्या हुआ, एक क्लैश ओपन हो गया गवर्नमेंट और कोर्ट्स के बीच में कि भैया गवर्नमेंट ऐसे कैसे कर सकती है, डायरेक्टली इंटरफेयर कैसे कर सकती है। ऐसे तो जो जुडिशरी को कोई भी कंट्रोल लेजिस्लेचर के ऊपर रहेगा नहीं, एग्जीक्यूटिव के ऊपर रहेगा ही नहीं। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया, हम आगे आने वाले केसेस में देखते हैं। तो कुछ केस लॉस दिए गए इसमें, जैसे फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, तो ऐसे केस लॉस आए हमारे पास तीन। तो हम उसको देखते हैं एक एक करके कि कैसे कैसे हमारे पास ये केस लॉज आए हैं। केस लॉस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहला है फर्स्ट जज केस, 1982 में केस आया। पिटीशन फाइल्ड हुई इन सुप्रीम कोर्ट, एसपी गुप्ता केस नोन एज एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था। फर्स्ट जज केस इसका शॉर्ट नेम है। तो भैया ये नाम आप याद रखना, ये फर्स्ट जज केस है। तो इसमें दो मेजर पॉइंट दिए गए पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। व्हेन आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेदर द वर्ड कंसल्टेशन इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 124 मींस concur क्या है concurrence, the Supreme Court overruled this and denied, saying that consultation does not mean concurrence. The president was not bound to make any decision based on the consultation of the Supreme Court. इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें ये दे दिया गया, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें ये बता दिया गया आर्टिकल 124 के अंडर क्या है, हमारे पास पावर आती है सुप्रीम कोर्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। तो जो वहां पे क्वेश्चन उठा के कि क्या प्रेसिडेंट बाउंड है उस एडवाइस से, तो इसमें ये क्लियर कर दिया गया, नो, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू दैट एडवाइस। प्रेसिडेंट एक्सेस हिज पावर इन हिज ओन डेरोगेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट डिस्कशन इन दिस केस वाज द पार्ट वेयर द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट हाई कोर्ट जज कैन बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इवन अगेंस्ट हिज विल। यानी कि इसमें सेकंड पार्ट में ये बताया गया कि भैया कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट का अगर कोई जज है तो उसे किसी भी दूसरे स्टेट में पटका जा सकता है। तो उसकी मर्जी हो नहीं हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप हाई कोर्ट में है इस टाइम पे तो आप दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकते हैं। सेकंड जज केस आया 1993 में आया हमारा, अनदर पिटीशन फाइल विद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है ये केस। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड अर्लियर वर्डिक्ट एंड चेंज द मीनिंग ऑफ कंसल्टेशंस टू कंकरेंस, thus binding the president of India with the consultation of chief justice of India। तो सेकंड जज केस में क्या कर दिया गया, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई एडवाइस देते हैं, कोई कंसल्टेशन देते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग कर दी गई। इस मतलब प्रेसिडेंट अब अपनी मर्जी से एक्ट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन अकॉर्डिंग टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर कोई कंसल्टेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं, तो यहीं से हमारे पास कोलिजियम सिस्टम का बर्थ हुआ, जहां से आज जो आज के टाइम में जैसे जिससे हम वो डिसाइड करते हैं ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे बनेंगे, तो यहीं से हमारा कोलिजियम सिस्टम का बर्थ हुआ इनडायरेक्टली। अब हम इसे आगे देखते हैं आगे कैसे डेवलप हुआ। तो थर्ड जज केस आया हमारे पास 1998 में। 1998 में क्या हुआ, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट वाज इशूड क्वेश्चनिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब फिर से यहाँ पे कंसल्टेशन आर्टिकल 124, 217 और 222 का कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रिटेशन निकाला गया। तो चीफ जस्टिस वोंट बी ओनली वन एज अ पार्ट ऑफ कंसल्टेशन प्रोसेस, कंसल्टेशन वुड बी इंक्लूड कोलिजियम, फोर सीनियर मोस्ट जज का कंसल्टेशन मिलेगा। यानी कि इसमें क्या कर दिया गया कि भी जो अगर सुप्रीम कोर्ट सीजीआई के अपॉइंटमेंट में सिर्फ सीजीआई नहीं होंगे, बट उनके साथ तो चार सीनियर मोस्ट जजेस बैठेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो बैठेंगे और वो अपने कंसल्टेशन प्रेसिडेंट को देंगे और उनको एडवाइस करेंगे भैया ये पर्टिकुलर पर्सन सही है टू बी अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हमारा प्रॉपर कोलिजियम सिस्टम डेवलप हो गया। अब कोलिजियम सिस्टम है क्या, अगर एग्जैक्टली देखा जाए, इन दिस सिस्टम द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ कोलिजियम विल रिकमेंड द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो कोलिजियम कोलिजियम क्या है, एक ग्रुप है जो सीनियर मोस्ट जजेस का,
जो कि नाम नाम रेफर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू बी अपॉइंटेड पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेंड द नेम्स टू प्रपोज टू द कैंडिडेट फॉर कंसल्टेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी अपने नाम भेजेगी, अपने नाम अपनी तरफ से नाम भेजेगी, टू बी प्रपोज करेगी कि भी कोई भी कैंडिडेट के लिए फॉर कंसल्टेशन। The appointment of process takes a long time since there isn't a fixed time limit or for it. If the collegium resend the name again, then the government has to give its accent name. अगर देखो जो टाइम है उसके लिए कोई प्रोसेस फिक्स नहीं है कि भैया हमें 6 महीने में ये चीज डिसाइड करनी है, तो इसके लिए आप कितना मर्जी लंबा टाइम ले सकते हैं। तो अगर जो कोलिजियम है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नाम वापस भेज दिया, भैया हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं, और कोलिजियम ने वही नाम दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस भेज दिया, तो उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बाउंड हो जाएगी उस पर्सन को चीफ जस्टिस अपॉइंट करने के लिए। और सिमिलर लाइंस पे ये फॉलो होता है हमारे हाई कोर्ट्स में भी। हाई कोर्ट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही चीज फॉलो होती है। अब एक एक्ट लाया गया 2014 में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें एक कमेटी या एक कमीशन गठन करने का हमें सुझाव दिया गया कि पर्टिकुलरली एक कमेटी एक कमीशन गठन हो जो डिसाइड करे कि हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उस कॉम्पोजिशन में क्या लिखा गया था? प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इस टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जज और एक लॉ मिनिस्टर। कितने हो गए? एक चार, ये 4 पर्सन मिलकर डिसाइड करे कि कौन नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनेगा। और हाँ, ये पांचवे 2 एमिनेंट मेंबर चूजन बाय द सिलेक्शन कमेटी। एक जो सिलेक्शन कमेटी होती है पार्लियामेंट की, वो 2 एमिनेंट मेंबर चूज करेगी जो कि इसका पार्ट रहेंगे। तो ये सब मिलकर के डिसाइड करें कि भैया हु विल बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट जो ये जो एक्ट है ये फिर इलीगल यानी कि वॉइड बना दिया गया। 2014 में ये एक्ट आया था और 2015 में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन 2015। कि भैया हम ज्यादा यहाँ पे देखो, 2 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट एक थी, तो यहाँ पे एक क्लैश का मतलब फिर से ना, वही जो पहले एक तरह से क्लैश होता था ना, दोबारा से क्लैश आया था सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में। तो इसको रिमूव करने के लिए कि भैया जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहने दो। यहाँ पे देखो 3 बंदों का इन्फ्लुएंस आ रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये इन्फ्लुएंस ताकि ज्यादा ना आए, इस वजह से जुडिशरी इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सके, इसलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भैया, हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो भैया देखो, प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल है ना, वो होता बिल्कुल प्रेसिडेंट की लाइंस पे, जैसे प्रेसिडेंट हमारे इम्पीच होते हैं ना, ऐसे सिमिलर लाइंस पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी रिमूव होते हैं। प्रोसेस लगभग सेम ही है, जो प्रेसिडेंट वाली प्रोसेस हमने पहली पढ़ी थी, वही यहाँ पर भी फॉलो होती है। प्रोसेस क्या है? किसी भी हाउस में, राज्यसभा लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करा जाएगा, ये रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करा जाएगा टू रिमूव अ पर्टिकुलर जज, नोटिस दिया जाएगा जजेस को, और फिर सिंपल मेजोरिटी से उसे पास करा जाएगा। अगर दोनों हाउसेस में वो पास हो जाता है, फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स को। क्योंकि देखो, जो रिमूवल हो रहा है वो प्रेसिडेंट के नेम से हो रहा है, इसलिए वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है। तो इसीलिए जो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है वो एक एग्जीक्यूटिव एक्शन है रादर। ये मैंने पहले भी आपको बताया था पिछली क्लास में। अब देखो, ज्यूरिसडिक्शन कौन कौन सी लेते हैं, मतलब ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? ज्यूरिसडिक्शन होता है कि एक पर्टिकुलर जो जज है, जो जस्टिस है, वो किस एरिया में अपना एक्ट कर सकते हैं, मतलब किस एरिया में अपनी दखल अंदाजी दे सकते हैं, किस एरिया में अपनी राय दे सकते हैं, एक अपनी जजमेंट दे सकते हैं। तो पहला आता है ओरिजिनल। सबसे पहली आती है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है जो फर्स्ट टाइम कोई भी केस जो फर्स्ट टाइम ओनली सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए। यानी कि जब जैसे इंटरस्टेट डिस्प्यूट होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। दूसरा, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। यानी कि जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होती है। दूसरा, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि जो एक्सक्लूसिवली ओरिजिनल, जो मतलब जो केसेस और कहीं जा ही नहीं सकते। जैसे स्टेट स्टेट डिस्प्यूट है, वो हाई कोर्ट सोल्व नहीं कर सकते, वो सोल्व करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को ही पड़ेगा। सेंटर स्टेट जो भी डिस्प्यूट है वो हाई कोर्ट नहीं कर सकते, वो सुप्रीम कोर्ट को ही बीच में आना पड़ेगा। थर्ड फिर ज्यूरिसडिक्शन है,
32 हम सब ने पढ़ा ही हुआ है, जो रिट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की हमारे पास। और एपेलेट जुरिस्डिक्शन आप सबको पता है, एपेलेट यानी कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, फिर हाई कोर्ट में, फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सॉरी गाइस, ओहो, फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और यहाँ पे मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स हैं, दे आर नॉट द अपील्स। जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो अपील नहीं है किसी भी एंगल से, वो प्रेसिडेंट की एक्सक्लूसिव पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दी है। वो एज अ अपील कभी एक्ट नहीं करेंगे, जो फाइनल अपील जाएगी वो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा फाइनल होगा, यानी कि अब जहाँ जो डिसीजन होगा वो चेंज नहीं होगा। पर जो जो जैसे अगर कि आपको जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया है कि भैया हाँ ये ऑफेंस आपने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, तो आप कन्विक्ट माने जाओगे। आप प्रेसिडेंट के पास अपील के लिए नहीं जा सकते कि भैया मेरे को कन्विक्ट कर दिया, मुझे माफ करो। नहीं, प्रेसिडेंट के पास आप एज अ कन्विक्ट जाओगे अपनी सजा माफ करवाने के लिए। ये होगी हमारे पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन, हाँ नहीं एपेलेट जुरिस्डिक्शन। फिर एडवाइजरी कंसल्टेटिव हमें पता ही है भैया, अभी 124 पढ़ाई है हमने कि एक एपेलेट होती है, मतलब आप उसे एडवाइजरी एडवाइस दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जब भी प्रेसिडेंट टास्क करे। फिर आता है एक एसएलपी, आता है स्पेशल लीव पिटीशन। अब इसमें ना एक वर्ड है लीव। तो लीव का मतलब क्या है? लीव का मतलब होता है परमिशन। लीगल लैंग्वेज में लीव का मतलब होता है परमिशन। यानी कि स्पेशल अंडर एसएलपी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सुप्रीम कोर्ट को राइट दे रहा है भैया, अगर आपको कोई केस ऐसा लगता है कि भैया उसे अर्जेंट बेसिस पे सुना जाना चाहिए, ऑल्दो आपकी जुरिस्डिक्शन उसमें है नहीं है, वो चीज मैटर नहीं करती, तो आप उसे परमिशन दे सकते हैं कि भैया कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आप उसे मुझे सुना दो। तो वो एसएलपी के अंडर जाता है, अंडर सेक्शन अंडर आर्टिकल 136 में। फिर आती है एक रिवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो इसमें क्या कहते हैं, जो अर्लियर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स दी हुई है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट रिवाइज कर सकता है कि भैया ये पहले ये गड़बड़ हो गई थी, अब मैं इसे रिवाइज करके यहाँ पर ये ठीक कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्या है? हाँ, एक्टिंग सीजीआई। एक्टिंग सीजीआई क्या होता है? जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पावर में नहीं रहते हैं, तो एक किसी एक पर्सन को, एक सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट कर दिया जाता है जब उनका ऑफिस वैकेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट, कि भैया आप जब तक एक नए सीजीआई अपॉइंट नहीं होते तब तक आप एज अ सीजीआई एक्ट कर सको, या जब तक जो सीजीआई अपना ऑफिस रिज्यूम नहीं करते तब तक आप सीजीआई एक्ट करो। फिर एक होता है एडहोक जजेस। एडहोक जजेस क्या होते हैं? अंडर आर्टिकल 127 ये दिए हुए हैं। हाँ, ये हाई कोर्ट में भी होते हैं, ये उसमें भी होते हैं। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं एक पर्टिकुलर जज को कि भैया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप इस पर्टिकुलर मैटर पे अपनी जो जजमेंट दो। वो एडहोक जज होते हैं कि भी जो स्पेसिफिकली पर्पस के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, वो परमानेंट नहीं होते, वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होते हैं। जब वो पर्पस खत्म हो जाएगा, वो अपनी जज पोजीशन से भी हट जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट एक रीजनल बेंचेस होते हैं, मतलब लाइक रीजनल बेंचेस का एक फिनोमेना दिया गया है। आर्टिकल 130 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो टाइम टू टाइम, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में बैठते हैं इस टाइम में, ये हमारे भारत का नक्शा है, एक्सक्यूज मी फॉर माय ड्राइंग। तो यहाँ पे जो केरल में बैठा हुआ इंसान है वो हर बार दिल्ली नहीं आ सकता। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो टाइम टू टाइम अपने रीजनल बेंचेस बिठाता है विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ताकि जो जस्टिस है वो हर कोने कोने तक पहुंच सके। क्योंकि देखो, कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट से आएगा, कोई गुजरात से आएगा, कोई साउथ से आएगा, दिल्ली हर किसी के पास नहीं है। तो ताकि जस्टिस सबको डिलीवर हो सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट है रीजनल बेंचेस प्रेसिडेंट की हेल्प से, अप्रूवल से बिठाता है। फिर आता है हमारे पास हाई कोर्ट। सॉरी गाइस, एक मिनट। हाँ यार, ये बहुत तंग कर रहा है। हाई कोर्ट क्या है? देखो, हाई कोर्ट क्या है? अंडर आर्टिकल 214 हमारे हाई कोर्ट इस्टेब्लिश होते हैं। तो 214 मैंडेट करता है पार्लियामेंट को कि भैया आप हर पर्टिकुलर स्टेट के लिए अपना एक पर्सनल हाई कोर्ट बिठाएं। लेकिन टाइम क्या होता है कि 231
बाद में हमें ये मैंडेट मतलब ये कह देता है भैया आप किसी भी दो, मल्टीपल स्टेट्स के लिए सिंगल हाई कोर्ट भी आप रख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हर हाई कोर्ट के लिए सिंगल हाई कोर्ट अपना पर्सनल हाई कोर्ट हो। तो नेक्स्ट हम अगर अपॉइंटमेंट, अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वही सिमिलर क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, जुडिशियल टेरिटरी मिनिमम 10 इयर्स की उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जज होने चाहिए 10 साल, या मस्ट हैव बीन एडवोकेट ऑफ 2 और मोर हाई कोर्ट्स इन द, जो 10 साल मतलब लाइक एक सिटीजन ऑफ इंडिया कंपलसरी हो गया, या तो वो 10 साल के लिए व्यक्ति किसी भी जुडिशियल उस पे हो, पोस्ट पे हो, नहीं वो 10 साल के लिए किसी दो या दो से ज्यादा हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो एज अ हाई कोर्ट क्वालिफाई जज है, क्वालिफाइड है हाई कोर्ट जज के लिए। अब इसका रिमूवल सिमिलर लाइंस पे ही होगा, पार्लियामेंट में, हाँ इसका भी सेम पार्लियामेंट में ही पास होगा, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर पास नहीं करेगा, पार्लियामेंट ही पास करेगा, सिमिलर लाइंस पे पास करेगा। जो भी आप ये एक बार ना ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो जो भी रिमूवल है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी ग्राउंड्स रहेंगे, दोनों पास होके फिर प्रेसिडेंट के पास साइन होने जाएगा। देखिए गवर्नर रिमूव नहीं करता, सबसे पहली बात हम ये देख लेते हैं, गवर्नर रिमूव नहीं करता है, रिमूव हमेशा प्रेसिडेंट करते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ये आपको पता ही है अच्छे से। जो सिविल कोर्ट में हमारे पास मेजरली मेजरली 3 पोस्ट रहती है, क्रिमिनल में हमारे पास 1 2 3 4 पोस्ट रहती है। तो ये आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसे जो सबसे पहले होता है वो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, फिर सिविल जज होते हैं, फिर सिविल जज जूनियर डिवीजन होते हैं। ऐसे क्रिमिनल में सेशन जज सबसे ऊपर होते हैं, फिर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये दोनों सेम ही है। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पूरी लिस्ट है यहाँ पर पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।